सो हेलो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब ये जो लास्ट के दिन आपके रह गए हैं आपका सीयूटी का, अब ये ड्यूरेशन बिल्कुल एग्जाम्स का बिल्कुल पास आते जा रहा है। और ऐसे में अब हमारे पास जो समय बचा है इसमें हमें पढ़ी हुई चीज़ों को करना है, तो सिर्फ इतना करना है कि उसका अच्छा रिवीजन करना है। और मैंने बोला था कि इसमें जो भी पॉसिबिलिटी मेरे साइड से हो पाएगी, जितनी हेल्प मैं कर पाऊंगी उतना हेल्प मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका करूं। तो फिर से आप सभी को एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में अपने बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। मैं हूँ आपकी अपनी एजुकेटर नेहा मैम। आप मुझे नेहा दीदी भी बोल सकते हैं, नेहा मैम या नेहा दीदी, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था कि हम अब ये जो ड्यूरेशन चल रहा है इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी मेजर जो भी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए पूरा अपना मेहनत करेंगे और उसको तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लास्ट के टाइम में क्या है कि हमें सारे फॉर्मूलाज का एक अच्छा रिकैप होना ज़रूरी है। बेसिकली सीयूटी फिजिक्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। और उसके लिए आपका अच्छे से एक पूरा फॉर्मूला का रिवीजन यूजी फिजिक्स का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, सीयूटी यूजी फिजिक्स के बारे में। तो आपका अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स के कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं। आप जा करके वीडियोस के प्रॉपर सर्चिंग एरिया में जा करके देख सकते हैं। अब जो है मैं सोच रही हूँ कि कुछ आज क्वेश्चंस मैं इसी रे ऑप्टिक्स टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कराऊं, जो कि मेनली ये आए हुए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के, टाइम बिना किसी इधर उधर किए, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर स्क्रीन पर ये आ रहा है, एक मिनट। हाँ, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है, ये आपका सीयूटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, पावर ऑफ द लेंस विल बी। यहाँ पर आपको सिंपली बताना है, ये कुछ ऐसे रिलेशंस दिए हुए हैं, इसमें कौन सा वाला रिलेशन यहाँ पर सुटेबल होगा उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है ऑप्शंस में इसके बारे में हमें बताना है, चेक करके कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर वो सही है। तो क्या है क्वेश्चन, फॉर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, पावर ऑफ द लेंस विल बी। आप अगर मैं आपने प्रीवियस वीडियो में सारे फॉर्मूलाज रिवाइज में देख करके कर लिए हैं तो अच्छी बात है, या आपने जहां से भी उसे रिवाइज कर लिया है तो अच्छी बात है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में और प्रॉपर उसके जो रिलेशंस हैं, वो जो भी रिलेशन अभी मैं बताऊंगी, तो उसके बारे में जिसको आइडिया होगा वो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख करके एक नजर से ही फटाफट से इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। सो गाइज, आप जानते हैं कि यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पावर ऑफ द लेंस। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। ये एक रिलेशन होता है। आप जानते हैं P इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने ऑलरेडी सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं अपने जो है एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें कैप्सूल के तौर पर रे ऑप्टिक्स से जुड़े हुए सारे फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस किए हैं। उसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे आप देखिए, जाइए चेक करिए उस वीडियो की लिंक, बल्कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि पावर को हम लोग 1/f फोकल लेंथ से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम 1/f की जगह पे क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 1 में r1 माइनस 1 में r2। यानी यहां पर p म्यू माइनस 1 से देख करके क्या समझ में आ रहा है, कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है, क्या है जो रिलेशन जो यहाँ पर सुटेबिलिटी लग रही है वो कौन सी लग रही है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बस सिंपल, जिससे रिलेशन याद होगा कि 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस r2, ठीक है। ये रिलेशन जिसे भी ध्यान में होगा फ्रेंड्स, वो आराम से
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक नजर में ही देख करके फटाफट से टिक करके वो आगे बढ़ जाएगा और इस क्वेश्चन के मार्क्स उसके होंगे। ठीक है, तो वही है कि थोड़ा सा बस आपका एक अच्छे से पूरे फॉर्मूलाज का तो दिमाग में रिवीजन होना ही चाहिए, तभी आप देखा जाए तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, और एक मिनट, इसी रिलेशन को हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होता है 1 में एफ इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में म्यू -1, दूसरे ब्रैकेट में 1 में R1 - R2। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर अ रे इंसिडेंट फ्रॉम ए denser to rarer medium is that angle for which क्या क्या ऑप्शंस हैं, the angle of reflection is 90 degree, the angle of refraction is 90 degree, the angle of refraction is 0 degree, the angle of reflection is 0 degree। ये इसके बारे में मैंने अपने उस वीडियो में, जो इसके लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर से जरूर सर्च करिएगा, उसमें आप ओपन करिएगा। ये इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है दोस्तों। क्रिटिकल एंगल का जो बात अगर में हम करते हैं तो पहली बात तो रे यहाँ पर क्या होता है कि डेंसर से क्या होता है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है। ये मीडियम कैसा रहेगा, डेंसर रहेगा, और जो दूसरा वाला मीडियम बनेगा वो कैसा मीडियम बनेगा, रेयरर होगा। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल जहां पर हमारा जो रिफ्रैक्शन है, ऐसे एंगल पे, अब जब ये रे जाएगी, हम जानते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है, यानी रिफ्रैक्शन वहां पर फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब रे डेंसर से रेयरर जाती है तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा केस होता है कि वो एंगल जहां पर, जिस एंगल पर जो फॉल हो रहा है, ठीक है, उस पर, उस एंगल पर जैसे ही वो रे आपकी फॉल होती है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी जो रे इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, वो क्या हो जानी चाहिए, पर्टिकुलरली 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन शो करे। तो वो पर्टिकुलर एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, आपका एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। 3 केसेस मैंने बताए थे, एक तो नॉर्मली इंसिडेंट हो, एक ऐसा केस बनने जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, वो 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। समझ में आ रही है बात। ऐसे में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90। वो आपका क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री देगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिसको हम थीटा सी से दिखाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब इसी के बाद जो नेक्स्ट होता है, यानी अब ये थीटा सी से जब ये एंगल जैसे ही बढ़ना शुरू होता है, यानी क्रिटिकल एंगल से, तो वहां पर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस बनना शुरू हो जाता है। यानी वो रे बाहर नहीं जाती है, वो अंदर ही आपकी पूरी तरह से वापस में एंटर कर जाती है। समझ में आई बात। जो कि केस कौन सा बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। खैर वहां पे तो उसके बारे में बात नहीं चल रही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका ये वाला, यानी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये यहाँ पे मान लीजिए ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा सी। और यहाँ पे ये जो ये सेकंड मीडियम है, रेयरर मीडियम, यहाँ पे ये 90 डिग्री आपका फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे इस नॉर्मल से। ये नॉर्मल जो है ये वाला, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। ये क्या है हमारा, नॉर्मल है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये वाला जो थीटा सी वाला एंगल है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, 90 डिग्री का, यानी करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, APB is a curved surface of radius of curvature 10 cm separating air and a transparent material. Mu is equals to 4/3. A point object O is placed in air on the principal axis 20 cm from P. The distance of the image of O
फ्रॉम पी विल बी। पहली बात तो इस क्वेश्चन में एक फिगर भी गिवन है, बट वो फिगर यहाँ पर बना नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको बना देती हूँ। सपोज करिए ये ए पी बी, ए, उसके बाद ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है हमारा B। ये हमारा क्या है, एक कर्व्ड सरफेस है। ऑल राइट, अब क्या बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पहले यहाँ से हम एक ये लाइन मान लें, ठीक है। दूसरी हमारी ये दी हुई है एक लाइन और एक ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, O पॉइंट है, जहाँ पर क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। और ये हमारा कैसा मीडियम है, क्या, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर, यहाँ पर ये एयर, ये एयर है, ठीक है। अब क्या बोला है, कर्व सरफेस और रेडियस ऑफ सेपरेटिंग एयर एंड अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इधर का ये कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये एयर है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, एयर में रखा गया, ऑन प्रिंसिपल एक्सेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। ये यहाँ पे ये वाली दूरी हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये ओ पी वाली दूरी, ये दोनों दूरी हमारी कितनी है बेटा, वो OP इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। म्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, सिंपली ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें पहले हम लोग गिवन वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या दिया हुआ है, वो दिया है तो यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ये यहाँ पर, और म्यू हमारा 4/3 दिया हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, ये वाला जो इधर वाला मटेरियल है, ठीक है। और यानी ये हमारा μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3, और जो μ1 है वो क्या है हमारा, एयर है, एयर, यानी ये क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या हो गया, एक R हो गया, दूसरा μ2 हो गया 4/3, फिर μ1 1 हो गया, और बस, ठीक है। एक रिलेशन होता है, यहाँ पर क्या निकालना है हमें, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए P हाँ यहाँ से ये, तो एक रिलेशन होता है क्या, μ2 अपॉन में V, क्योंकि इमेज किधर, μ2 अपॉन में V माइनस μ1 अपॉन में U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ μ2 अपॉन में V माइनस μ1 अपॉन में U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में कैपिटल R। ये रिलेशन होता है, इसी रिलेशन के बेसिस पर हम यहाँ पर चीज़ों को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। μ2 की वैल्यू हमारी क्या है, 4/3 V माइनस μ1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में μ1 1 है, और U हमारा क्या है, वो 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, ये 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, है ना। फिर इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, μ2 हमारा क्या है, μ2 हमारा अभी 4/3 है, माइनस μ1 यानी 1 अपॉन में -10, ठीक है, यही होगा ना। अब ये हो गया, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे बारी बारी से। ये हमारा ये सॉल्यूशन वाला एरिया है, ठीक है। ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आगे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 V माइनस प्लस 1 अपॉन में 20 इक्वल्स टू ये 4 माइनस 3 यानी 3, इसको सॉल्व कर दें, 3 यानी 1/3, है ना, नहीं, हाँ यस, हाँ 1/3 अपॉन में -10। इसको जब हम ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये आएगा
1/20 बराबर ये 1/-30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको वैल्यू जो देगा वो देगा -16 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा इमेज होगा वो जो फॉर्म होगा वो किधर फॉर्म होगा, माइनस माइनस में वैल्यू आ रही है, लेफ्ट साइड जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ पी इन एयर। कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा हमारा, एयर में फॉर्म होगा। इस क्वेश्चन में आपको इतना याद रखना है फ्रेंड्स या बेटा जो भी बोलूं, ठीक है, दो मीडियम है, एक हमारा μ1 और दूसरा हमारा μ2। μ1 एयर वाला है, μ2 हमारा ये है। इमेज हम ऑब्जेक्ट हमारा पहले मीडियम में रखा गया है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, देखिए इस फॉर्मूला को रिवाइज दिमाग में रखने का तरीका क्या है, μ2/v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। अब यहाँ μ2 बोला हुआ है, ठीक है, तो μ2 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली μ2। अब हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, v वाले में बन रहा है, सॉरी इधर वाले में बन रहा है, ये μ2 वाले एरिया में, इधर इधर हम लोग ये जो हमारा सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा गया μ1 में, तो उसके नीचे सिंपली u हो जाएगा। इमेज को हम कंसीडर कर रहे हैं μ2 वाले एरिया में, ये बात अलग है कि वन वो इधर ही रहा है लेकिन इधर कंसीडर कर रहे हैं। इक्वल्स टू क्या है, μ2 माइनस μ1। इस फॉर्मूला को रिवाइज करने का ये तरीका है कि ऑब्जेक्ट इसके नीचे μ1 में, तो इसके नीचे, और ये हमारा v वाला वैल्यू μ2 के नीचे होता है, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये और ये ऊपर की ये दोनों जो वैल्यूज है वो सिंपली माइनस हो जाती हैं, μ2 माइनस μ1, जिस ऑर्डर में ये लिखा है उसी ऑर्डर में नीचे r लिख देंगे। अब जो जो वैल्यूज गिवन है, μ2 की वैल्यू जो गिवन है, μ1 की वैल्यू, v की वैल्यू, u की वैल्यू, सारी वैल्यूज रख करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -16 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 16 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ पी इन एयर में ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया हमने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। हाँ, क्या बोला है, लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ओपेक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ए, नो चेंज इन image will show only half of the object, intensity of image get reduced। एक चीज याद रखिए कि क्या होता है कि जब भी लेंस के किसी भी पार्ट की बात करें, क्या बोल रहा है कि वो लेंस है उसके हाफ पोर्शन को क्या कर दिया गया है, लोअर हाफ पोर्शन को ओपेक कर दिया गया है। तो चाहे हम जितने भी पार्ट की बात करें लेंस में, वो हमेशा इमेज कभी भी कटती छटती नहीं है, बल्कि इमेज प्रॉपर फॉर्म होती है। चाहे जितने भी एरिया में हम इमेज बना रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस से, इमेज बनेगी। हाँ, ये बात अलग है कि इमेज की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी जो है उसमें वेरिएशन थोड़ा सा होता है, ठीक है। अब वो वेरिएशन कैसा होता है कि ब्राइटनेस कम हो जाती है सिंपली, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ये वाला सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम रहता है, कोई इमेज में कटना छटना नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, बस ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ द इमेज गेट रिड्यूस। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं करना था इसमें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो कि लेंस के किसी भी पार्ट को हम अगर में ओपेक बना देते हैं या कवर अप कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इमेज पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सिवाय उसके ब्राइटनेस में थोड़ा सा अंतर होता है जो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन सब क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन है, सिंपली इसमें बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट। मैंने ऑलरेडी बताया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में याद रखिए हमेशा ये केस तभी होता है जब रे डेंसर टू रेयरर जाएगी। क्या बोला है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम एज गिवन इन द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस है। अब इसमें से किस ऑप्शन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा? मैंने बताया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो केस होता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो केस है ये हमेशा डेंसर टू रेयरर, इसी केस में ये फॉलो होगा, ठीक है। अब देखो इसमें डेंसर टू रेयरर, एयर टू वाटर कोई सवाल ही नहीं उठता, एयर टू ग्लास कोई सवाल नहीं उठता, वाटर टू ग्लास नो, ठीक है, क्योंकि वाटर के कंपेयर में ग्लास क्या है हमारा ज्यादा डेंसर है, तो हो जाएगा। अब ये ग्लास टू वाटर, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ग्लास टू वाटर, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी द करेक्ट। अब
अब क्या था इसमें, सिर्फ ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस कब फॉलो अप होता है, बस इसी चीज की जानकारी जिसको रहेगी वो इस क्वेश्चन को फटाक से टिक करके आगे बढ़ जाएगा और बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वो आगे क्वेश्चन में प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे साथ हमेशा डेंसर टू रेयरर जो है होता है। और ये सारी चीजें मैं जिस वीडियो में डिस्क्रिप्शन की बात कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो इस वीडियो की बात कर रही हूँ, अब उसको आप अगर में देखेंगे तो उसमें चेक करेंगे, ये सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से फॉर्मूलाज को नोट करा करके बताई हुई है। तो उसको मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको ये जैसे ही आप इसको देख रहे हैं तो पहले आप उस फॉर्मूले का क्विक रिकैप कर लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। ये जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सारा उस फॉर्मूला पे बेस्ड है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Concave and convex lens have the same focal length of 20 centimeter and are put in contact to form a lens combination. All right. As lens combination मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, उसके बारे में क्या था, 1 में f is equals to 1 चाहे जितने भी रहेंगे, ये कॉम्बिनेशन वाला बताया था मैंने। ठीक है, यही चीज होती है। ठीक है, अब क्या है, तो ऐसे अब यहाँ क्या बोल रहा है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिसमें फोकल लेंथ दोनों का क्या रखा गया, 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या होता है, वो क्या हो जाएगा हमारा -20 हो जाएगा। ठीक है, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स का क्या हो जाएगा, वो +20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो जो ओवरऑल हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0। यानी हमारा पावर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, पी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल में, वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे में कैसा एक्ट करना शुरू हो जाएगा, एक नॉर्मल ग्लास स्लैब की तरह, क्योंकि ओवरऑल में ये क्या हो गया, नल हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, दोनों के जो फोकल लेंथ है आपस में कैंसिल आउट हो गए और इफेक्टिव जो पावर आया उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो 0 आ गई। ठीक है, यानी अब जो ग्लास स्लैब में जो केस होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसमें इमेज बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड वुड बी इरेक्ट। ऑलराइट, तो हमेशा याद रखिए कि कॉम्बिनेशन में अगर मैं दो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंथ लगाए गए हैं सेम फोकल लेंथ के, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा जो है एक दूसरे को मिल करके कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारा इफेक्टिव पावर है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बस यही चीज आपको यहाँ पर केयर करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ कॉन्वेक्स लेंस द लेंस ऑफ एन इमेज इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी HI की वैल्यू क्या दी हुई है, वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है और HO क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या दिया हुआ है, वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी U की वैल्यू क्या हो जाएगी, -40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, यानी F हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि M इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में U, है ना, यही होता है ना, M इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में U, यही ना होता है। अब यहां पर सिंपली क्या है हमारा, ये क्या है, V अपॉन में U है। अब देखिए यहाँ पर M की वैल्यू हम सिंपली निकाल लेंगे तो V हमारा क्या है, ये भी रिलेशन होता है, दूसरा क्या होता है, HI अपॉन में HO। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 5। अब कॉन्वेक्स लेंस के जो केसेस होते हैं, 5 केसेस में इमेज कैसे बनते हैं, सबके सब हमारे रियल इन्वर्टेड बनते हैं। एक केस में इमेज कैसा बनता है, वो इरेक्ट वर्चुअल बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, अब यानी यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो निगेटिव में आएगा। किस में आएगा, निगेटिव में। तो 1 अपॉन में 5 को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0. क्या 5 ही ना आएगा, 0.2, सॉरी क्या आएगा, 0.2। ठीक है, जो कि क्या होगी, निगेटिव होगी, वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि जो यहाँ इमेज बनेगा वो मैग्निफिकेशन होगा। ये जो हमारा जो देख करके समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि हमारा जो ये केस है
वो कौन सा वाला बन रहा है, जो भी इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, अभी देखना हम पूरा सॉल्व करेंगे तो खुद ही हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा हो रहा है, वो हमारा निगेटिव टाइप्स हो रहा है। कैसा हो रहा है, निगेटिव टाइप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि HO के कंपेयर में हमारा HI क्या है, छोटा फॉर्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी क्या हो रहा है, 1 से कम, यानी इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। देख के ही समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट से, और तो छोटा बनेगा, तो छोटा आपका क्या है, जब लास्ट केस में क्या होता है, इमेज बड़ा बनता है, और उसके जो केस होता है आपका, उसमें इमेज बड़ा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब सिंपली हम जानते हैं फॉर्मूला 1 में f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/में u, बस हम रखते जाएंगे। v की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं ना। m इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये v/u होता है, हम जानते हैं। v हमारा क्या है, यहाँ पर v की वैल्यू क्या है, हाँ, v की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और हमें ये पता है, ये 0.2 निकला है यहाँ पर मैग्निफिकेशन निगेटिव का। v की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है, वही निकालनी है। u हम निकाल लेंगे, u हम रख देंगे -40, तो यानी v हमारा क्या हो जाएगा गाइस, 42 जा 80, यानी v हमारा क्या आ गया, v हमारा आ गया, v हमारा क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, अब सिंपली 1 में f इसमें रखते जाएं, f हमें निकालना है फोकल लेंथ, 1 में v हम 8 रख देंगे, माइनस 1 में u यानी -40। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.57 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना था, सिंपली हमें लेंस फॉर्मूला लगाना था और रिलेशंस कुछ दिमाग में होने चाहिए थे, मैग्निफिकेशन वाले, साथ में 1 में f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये सब रिलेशंस हमें पता होने चाहिए थे। इतने बेसिस पे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। टू थीन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन कॉन्टेक्ट एंड कोएक्सियल, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, ठीक है, कॉम्बिनेशन के को लेकर के सारे फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उस वीडियो के लिंक मैं फिर से कह रही हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक वही रिलेशन को मैं यहाँ बता रही हूँ। अच्छा, क्या बोल रहा है, टू थीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन बनाया है। याद रखिए, जब अगर मैं लेंसेज के बीच में डिस्टेंस हम मान के चलते हैं, सपोज करके चलते हैं d है, अगर मैं d डिस्टेंस होती है जो भी, तो ऐसे में जो रिलेशन होता है जनरल वाला, वो ये बनता है कि 1/f1 प्लस 1/f2, ये जनरल है। अगर मान लीजिए वो दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन जो है उसमें d डिस्टेंस है, तो ठीक है, इस केस में ये बनता है, जहां पे स्मॉल d क्या है, वो स्मॉल डिस्टेंस है लेंसेज के बीच की। अब यहाँ पे क्या है, वो कांटेक्ट में रखे गए हैं, कोएक्सियल रखे गए हैं, और यानी कि उन दोनों के बीच में जो d हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली इट विल बी 0। ऑलराइट, बस तो फिर क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, जब सॉल्व करोगे देखो सिंपली यू विल फाइंड आउट दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बस वही आपका बन गया, ये f1 प्लस f2 अपॉन में f1 f2, उसको सॉल्व करोगे तो यही ये वैल्यू को इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो यही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज पॉजिटिव 1.5, ऑलराइट। अब इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। इट इज अ कॉन्केव मिरर विद ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, ये क्या लग रहा है, सही होगा कि नहीं होगा। इट इज अ कॉन्केव मिरर विद ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड पोल, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर विद ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर विद ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लिसन केयरफुली, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करें, हमेशा इमेज कैसा बनता है, डिमिनिश बनता है।
वर्चुअल एंड इरेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, उसके साथ साथ जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ऑलराइट, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ तो ये अगर में वो डिमिनिश्ड बन रहा है तो जाहिर सी बात है वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा और वैल्यू हमेशा मैग्निफिकेशन की क्या होगी, यहाँ में लीनियर मैग्निफिकेशन की बात किया है तो वो हमेशा वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। जबकि यहाँ क्या है 1.5 है, तो इससे तो सीधे सीधे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। अब अगर मैं हम बात करें एफ एंड 2f के बीच में, आपको पता है कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है, सिर्फ एक केस बनता है। यहाँ ये पॉजिटिव दिख रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी हमारा जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा होगा, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा होगा। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो कॉन्केव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस होता है, वो होता है जहां पे इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है और एफ और एफ और पोल के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो उसकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट के फॉर्म में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। यानी और एफ एंड 2f ये सारे केसेस जितने भी हैं सब में इमेज जो बनती है वो रियल इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है कॉन्केव मिरर के केस में, और उसके साथ में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सारे केसेस में यही होता है बेटा, ठीक है। किसके केस में, कॉन्केव में, कॉन्केव मिरर में, ठीक है। यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, तो ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हुए हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल मिरर्स फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल, तो ऑफ कोर्स दिस वन इज टोटली करेक्ट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा याद रखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे सरफेस जैसा भी हो, ठीक है, कोई भी सरफेस हो रिफ्लेक्शन के लॉ को वो जो है फॉलो करता ही करता है, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे रफ सरफेस हो, चाहे पॉलिश सरफेस हो, चाहे मिरर हो, चाहे ग्लास हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उस पर लाइट पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन के लॉ को वो फॉलो करेगा। ग्लास का केस तो अलग हो जाता है, ठीक है, वहां पे अलग चीजें होती हैं, बट रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये हर जगह पे फॉलो करेगा ही करेगा। अब एंगल बिटवीन द रे ऑफ इंसिडेंस एंड द प्लेन सरफेस ऑफ मिरर, एंगल बिटवीन प्लेन सरफेस एंड रेज ऑफ, यहाँ सिंपली बात की जा रही है जो है आपकी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात की जा रही है और हमारी एंगल ऑफ जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला है, ठीक है, यानी दोनों बराबर होते हैं ऑफकोर्स, यानी ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। अब द रेज कमिंग पैरेलल टू द ऑफकोर्स प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रेज होती हैं वो कर्व्ड मिरर पर जैसे ही पड़ेंगी वो क्या होगा, फोकस से होते हुए जाएंगी। जब भी रेज मिरर पर अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर के आ रही हैं तो वो हमेशा फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, ठीक है, समझ में आई बात, ये हो गया, तो ये भी करेक्ट है। द रेज कमिंग टू द पोल ऑफ अ curved mirror making an angle with axis will be reflected making equal angle on the other side, yes it is also correct। पोल पर बेटा जब भी ये अगर मैं है, सपोज करो ये अगर मैं हम मिरर लेते हैं सपोज, और अगर मैं ये हमारी रे है और ये पोल है, पोल, तो बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगेगा यहाँ पे, ये जो एंगल बना रही है यहाँ पर, समझ में आ रही है बात, इतने ही एंगल से यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्ट होगी, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, ये जानते हैं हम, रिफ्लेक्शन के लॉज से भी होता है, ठीक है, समझ में आई बात। यानी ये चारों क्या हैं हमारे, करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट, इसमें से कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे करेक्ट हैं। अच्छा एक्चुअली इसके ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, मिस्टेक इन द सेंस कि ये सारे ऑप्शंस, इसके जो ऑप्शंस हैं वो एक ए बी सी करके दिया था, फिर एक ए बी दिया था, फिर एक ए बी सी डी दिया था, मतलब तो जो ए बी सी डी वाला जो रहेगा, मतलब इसमें ऑप्शन मैंने पूरा दिया नहीं है, कुछ कट गए हैं, ठीक है, लेकिन ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, सही है, तो जो ऑप्शन रहा है उसमें ए बी सी डी
चारों वाला जो रहेगा वो वाला आप करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। सो होपफुली मुझे लग रहा है कि ये सारे PYQs जो मैंने अभी दिखाए आपको, ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और एक चीज जो पैटर्न है CUT की, अगर मैं हम बात करें UG फिजिक्स के लिए, तो जो चीजें देख करके समझ में आ रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके, वो ये कि आपको बहुत कंसेप्चुअलाइज एकदम से नहीं, टफ एंड टफ नहीं रखना है। बिल्कुल आपको कंसेप्ट सारी चीजों का पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिसको जनरल एनसीईआरटी पे कमांड है 12th के सिलेबस का, एनसीईआरटी की जितनी भी चीजें हैं कमांड है, टॉपिक्स पे कमांड है, इवन एकेडमिक उसमें अगर मैं अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत ऐसी चीजें नहीं है, ज्यादातर ऑल टू ऑल एकेडमिक बेस्ड ही है सारा। अरे भाई 12th का जो सिलेबस है बोर्ड का, वही सिलेबस CUT में भी है, जाहिर सी बात है। तो ज्यादा अपने को इसमें तामझाम नहीं करना है, सिंपल बस जनरल चीजों को देखते हुए, ठीक है, उसको अच्छा रिवीजन बना करके उसी के इर्द गिर्द हमें ये लास्ट के जो टाइम है उस पर टाइम देना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। और भी क्वेश्चंस के साथ और भी टॉपिक्स के साथ हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रूबरू होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। सो गिव योर बेस्ट एंड होपफुली सब अच्छा ही होगा।